टॉपिक ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट रीड करने बोला था और एक और चीज रीड करने को बोली थी, डिफरेंस। किसी को कोई डाउट है? चलो, एजेंसी, एजेंसी मतलब प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। तो एक मास्टर होता है और एक सर्वेंट होता है, तो एजेंसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल एजेंट से उसको जो भी डेलीगेशन करता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रांसफर करता है, उसको लेके कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। एक्ट डिफाइंस एजेंट, अ पर्सन एम्प्लॉयड, स्क्रीन नहीं दिख रही, क्या दिख रही है? A person employed to do any act for another, to represent another in dealing with the third parties। तो हमने एजेंट क्यों रखा है कि भाई मेरी तरफ से तुम थर्ड पार्टीज में मेरे को रिप्रेजेंट कर लो। मेरे पास एक फ्लैट है, ठीक है, मेरे पास एक फ्लैट है नेपियर टाउन में, नहीं है, बस ऐसे ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अब ये फ्लैट मुझे बेचना है, ठीक है, तो मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैंने कौन अपॉइंट किया है? एक एजेंट। मैंने एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि यार तुम मेरा ये फ्लैट बिकवा दो, ठीक है, हर जगह तुम अपने हिसाब से रिप्रेजेंट करवा दो, इसका रेट इतना है, मैं बोल देती हूँ 60 lakhs है, ठीक है, 60 lakhs डील है, तुम मैक्सिमम अगर किसी को डिस्काउंट दो 55 lakhs में डील क्लोज कर लो और पूरी चीजें कर लो। जब कॉन्ट्रैक्ट करना हो ओनर और जो भी सेलर है उसके, सेलर और बायर के बीच में, तब मेरे से सिर्फ साइनिंग करा लेना, बाकी सारी जिम्मेदारी किसकी? एजेंट की, ठीक है। अब फ्लैट कितने का डील करवा रही थी मैं? 60 लाख। 58 में अगर वो डील क्लोज करेगा तो चलेगा क्या? कौन कह रहा है नहीं और कौन कह रहा है हाँ? हाँ वाले चलेगा, नहीं वाले चलेगा ना। मैंने बोल दिया था ना, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म थी 55 lakhs तक भी करोगे तो चलेगा। मैंने डील में सुन ही नहीं रहे तुम लोग, कह रही कब बोला? मैंने बोला था कि भाई तू मेरा फ्लैट बेच दे, ये 55 तक भी बिक गया तो भी मुझे चलेगा। तो अगर 58 में वो क्लोज करके मेरे पास ला रहा है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि हमारी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में मैंने लिख दिया है मैक्स कितना डिस्काउंट तक जा सकता है, 55 lakhs का। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट में हम देख रहे हैं कि जो जो मेरा फ्लैट था जिसको मैं अपॉइंट कर रही थी, तो मैं कौन बन गई? प्रिंसिपल। और जिसको मैं अपॉइंट कर रही हूँ वो कौन बन गया? एजेंट, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट विच क्रिएट्स प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। इन अदर वर्ड्स, लीगल रिलेशन बिटवीन एग्जिस्ट बिटवीन एन एजेंट एंड हिज प्रिंसिपल टू ब्रिंग इनटू अ लीगल रिलेशनशिप विद अ थर्ड पार्टी, इसको भी हम क्या कहते हैं? एजेंसी। अब एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन याद कर लो, रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया बच्चे? रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्स ने अपॉइंट किया किसको? वाई को। क्या लेने के लिए? 100 bags ऑफ राइस ऑन हिज बिहाफ। तो जो 100 bags ऑफ राइस एजेंट लेके आएगा, वो एजेंट के हैं कि प्रिंसिपल के? प्रिंसिपल के, क्योंकि उसने उसको अपॉइंट किया है वो लेने के लिए। एक्स इज द प्रिंसिपल एंड वाई इज द एजेंट। द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड एज एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसके कुछ मोड्स हैं, किस तरीके से एजेंसी बनती है। पहला मोड देखो, बाय एक्सप्रेस अग्रीमेंट। दूसरा वाला इम्प्लाइड अग्रीमेंट। तीसरा रैटिफिकेशन। चौथा, उसके बाद एस्टॉपल। उसके बाद होल्डिंग आउट। उसके बाद नेसेसिटी, ठीक है। वन बाय वन पहले शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहला वाला कौन सा था? एक्सप्रेस अग्रीमेंट। एक्सप्रेस मतलब ओरली या फिर रिटन करके आपने किसी को भी कोई भी चीज की अथॉरिटी दे दी कि मेरे मेरे बिहाफ में रिप्रेजेंट कर दो, तो क्या हो गया? एक्सप्रेस। क्या हो गया? एक्सप्रेस अग्रीमेंट, एक्सप्रेस एजेंसी अग्रीमेंट। जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर मैंने उसको फ्लैट बेचने के लिए अपॉइंट कर लिया तो मैंने उसको क्या दे दिया है? पावर ऑफ अटॉर्नी। भाई तेरे पास अब अथॉरिटी है, तू मेरे को रिप्रेजेंट करके मेरा फ्लैट क्या कर दे? बेच दे। क्या हमने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया था? हाँ, तो वो क्या हो गया? एजेंसी बाय एक्सप्रेस। दूसरा वाला क्या है बच्चे? इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब बाय एक्शंस कवर हो जाता है। सबसे पहला वाला क्या है? एस्टोपल, ठीक है, एस्टोपल। यश रीड करना डेफिनेशन, यहाँ पे प्रिंसिपल ने ऐसा कुछ कंडक्ट प्रेजेंट किया है जिससे सामने वाला क्या बन दिख रहा है हमको कि वो उसका क्या है? एजेंट है। एग्जाम्पल, एट अ पार्टी प्रिया हियर्स अमन टेल अ गेस्ट आई मैनेज रोहन्स बिजनेस डील। जब उसके कंडक्ट से, उसकी बातों से क्या लग रहा है कि वो उसकी बिजनेस डील्स क्या करता है? मैनेज करता है। रोहन स्माइल्स एंड से नथिंग। तो क्या उसने बोला कि नहीं या हाँ? कुछ भी नहीं बोला, तो वो यहाँ पे क्या है?
स्टॉप्ड है, कुछ भी नहीं बोल रहा है. नेक्स्ट वीक अमन साइंस अ डील ऑन रोहन बिहाफ. रोहन इज स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग, क्योंकि उसके कंडक्ट से आ गया था कि इज मैनेजिंग हिज डील. समझ आ रहा है सबको? मैंने अगर यहाँ पे बोल दिया कि यार मेरे बिहाफ में सारा काम कोई अमन, ठीक है, अमन नाम ले लेते हैं, ठीक है, कि मेरे बिहाफ में सारा काम अमन करता है, ठीक है, और अमन यहाँ पे है और अमन कुछ नहीं कह रहा है, तो आपको क्या बिलीव हो जाएगा कि अमन क्या है, मेरा एजेंट है. और अमन ने बोला क्या कि नहीं नहीं मैं इनके बिहाफ में कोई काम नहीं करता हूँ? नहीं बोला. कल मैं जाके अमन के साथ डील कर लूं कि जाओ मेरे बिहाफ में काम करो, क्या ये वैलिड है? हाँ वैलिड है, क्योंकि उसके कंडक्ट से हमने ये लीड ले ली कि वो क्या है, मेरे काम का मैनेजर है. समझ आया? नेक्स्ट, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट. वैष्णवी इधर से रीड करना. प्रिंसिपल के प्रीवियस बिहेवियर. जब हम एस्टॉपल वर्ड याद कर रहे हैं, जब हम एस्टॉपल कर रहे हैं, तो वहां पे लिख लो कंडक्ट लीड्स. प्रिंसिपल कंडक्ट लीड्स. बस इतना लिख लो, प्रिंसिपल कंडक्ट लीड्स एस्टॉपल में. सॉरी. हाँ, उसकी लीड से, उसके कंडक्ट से हमको पता चल जाता है कि वो उसका एजेंट है. जब होल्डिंग आउट है तो वहां लिखो प्रिंसिपल्स प्रीवियस बिहेवियर. अब देखो, सना, मैं ऐसे समझाती हूँ. एक बंदी है सना, ठीक है, उसका एक उसका एक ड्राइवर है. ड्राइवर का काम क्या होता है बच्चे? सिर्फ कार चलाना ना भाई. तुमने अपॉइंट किया है उसको, अगर रखा है तो वो कार चलाएगा. पर वो ऑफन क्या करती थी, इसको ग्रोसरीज लेने के लिए भेजती थी कि भाई तुम क्या करो, जाके ग्रोसरीज लेके आओ, ठीक है. क्या वो उसका ग्रोसरी लेने वाला मैनेजर है क्या? नहीं, ठीक है. यहाँ पे यहाँ पे रोज वो ड्राइवर को भेज रही है एक दुकान पे कि जाओ सामान लेके आओ, ठीक है, दाल चावल जो भी सब्जियां हैं सब ग्रोसरीज वो लेके आता था. अब क्रेडिट पे लेके आता था, पैसे दे के आता था क्या? नहीं, ठीक है. फिर एक दिन उसने उसको भेजा कि भाई पेमेंट करके आ जाओ. वो पेमेंट करके अभी आ गया, ठीक है. फिर नेक्स्ट डे अगेन भेजा कि अब वापस ग्रोसरी लेके आओ और इस बार कैश लेके जाओ. अभी तक कैसे ले रहे थे? क्रेडिट पे. अब क्या बोल दिया? कैश लेके जाओ. फिर भी ये बंदा क्या किया? क्रेडिट पे ही लेके आया, ठीक है. तो जो कैश दी थी उसने ग्रोसरीज की 10,000 की, वो उसने क्या कर ली? अपने जेब में रख ली और ड्राइवर भाग गया, ठीक है. अब सना और शॉपकीपर आपस में डिस्कस करेंगे. शॉपकीपर बोलेगा मेरे 10,000 कहाँ है. सना बोलेगी वो मेरा एजेंट नहीं है, वो उसी से पैसे लो, वो तो मेरा ड्राइवर है, वो ग्रोसरीज लेने का काम नहीं करता है. पर यहाँ पे जो शॉपकीपर है इसको फिर भी होल्ड आउट करवाएगा. क्यों? क्योंकि उसने हमेशा यही प्रेजेंट किया है शॉपकीपर के सामने कि वो उसका क्या है, एजेंट है, मतलब सर्वेंट काइंड ऑफ थिंग है. ये उसने हमेशा होल्ड आउट किया ही है कि भैया वो ड्राइवर आएगा दे देना उसको ग्रोसरी. ये हमेशा किसने बोला है? सना ने. तो यहाँ पे क्योंकि तुमने उसको हमेशा प्रीवियसली अपने प्रीवियस बिहेवियर से होल्ड आउट कराया हुआ है कि वो तुम्हारा एजेंट है, तो अब तुम अभी भी लाइबल हो इस 10,000 के लिए, भले वो सारा ग्रोसरी हो या सारा अमाउंट हो, सब कुछ लेके भाग गया हो. समझ आया? तो पहला वाला क्या हो गया? एक्सप्रेस. दूसरा वाला इम्प्लाइड. इम्प्लाइड के अंदर पहला वाला एस्टॉपल, जिसमें वो चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता, तो उसके कंडक्ट से हम क्या मान लेते हैं कि वो उसका क्या है? मैनेजर है, एजेंट है, ठीक है. होल्डिंग आउट में आपकी प्रीवियस बिहेवियर से हम जज करते हैं कि आपने उसको होल्ड आउट कराया हुआ था. नेक्स्ट वाला क्या है? एजेंसी बाय नेसेसिटी. सुरभि. एक सेकेंड. ठीक है. अब क्या हो रहा है कि विदाउट द परमिशन, इमरजेंसी सिचुएशन में बिना कंसेंट के वो उसके साथ क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ उसका एक्ट या कुछ ना कुछ उसका पार्ट परफॉर्म कर दे रहा है. अ शिप कैप्टन फाइंड्स एप्पल इन द कार्गो रॉटिंग फास्ट. रॉटिंग मतलब खराब हो रहे थे. ही सेल्स देम एट द नियरेस्ट पोर्ट टू मिनिमाइज द लॉसेस. द कार्गो ओनर मस्ट एक्सेप्ट द डील. एजेंसी बाय नेसेसिटी अप्लाइज. अब डर गई मैं, सौम्य ऐसे खड़ा है. विदाउट कंसेंट. अब वहां पे लिखो someone's act without consent.
someone's act without consent, और ब्रैकेट में लिखो सेलिंग पेरिशिंग गुड्स, सेलिंग पेरिशिंग गुड्स। पहला वाला क्या हो गया, एक्सप्रेस। दूसरा वाला इम्प्लाइड, इम्प्लाइड के अंदर एस्टॉपल, एस्टॉपल में क्या लिखा है, प्रिंसिपल्स का कंडक्ट। दूसरा वाला होल्डिंग आउट, होल्डिंग आउट में क्या लिखा है, प्रीवियस बिहेवियर। उसके बाद थर्ड वाला है इमरजेंसी, है ना, ठीक है, नेसेसिटी में लिखवाया है इमरजेंसी सिचुएशन में कोई समवंस एक्ट, वहां डैश करके लिख लो इमरजेंसी। जहां पे लिखा है ना सेलिंग पेरिशिंग गुड्स, उसके बाद लिख लो इमरजेंसी। ठीक है, एप्पल्स खराब हो रहे थे, उसने फटाफट बेच दिया। जो भी शिप का कैप्टन, जो भी कार्गो का ओनर था, उसने एक्सेप्ट कर ली डील की, चल ठीक है खराब हो रहे थे, तो तूने यहाँ पे एज एजेंट नेसेसिटी पे जॉब किया है। एजेंसी बाय रैटिफिकेशन, ठीक है। भाविका, प्रिंसिपल ने क्या कर दिया, लेटर एक्सेप्ट किया, जो जिसमें उसने किसी को ऑथराइज नहीं किया होता, पर उसने वो फिर भी वो एक्ट परफॉर्म कर दिया, तो लेटर उसने क्या कर दिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया। आज मेरे बिहाफ में आपने जाके कोई डील कर ली कि यार ये मैम है, ये काम हो जाएगा और मैं पूरा काम कर दूंगी वगैरह वगैरह, ठीक है, क्या आप ऑथराइज हो वो काम करने के लिए, नहीं हो, लेकिन आपने फिर भी, क्योंकि आप मुझे जानते हो, तो मेरे बिहाफ में वो डील कर ली, ठीक है। यहाँ पे आप अनऑथराइज थे, पर फिर भी डील अच्छी थी, अच्छा अच्छा काम था, तो मैंने क्या कर लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे एजेंसी क्या बाय क्या बन गई, रैटिफिकेशन, ठीक है। विक्रम विदाउट परमिशन बुक्स अ होटल कॉन्फ्रेंस रूम इन अनिल्स नेम फॉर अ क्लाइंट मीट, ठीक है, किसी और के नाम पे उसने क्या कर दी, कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुक कर दी, होटल बुक कर दिया। अनिल लेटर यूजेस द रूम एंड थैंक्स द होटल, ही हिज अप्रूवल इक्वल्स टू रैटिफिकेशन, नाउ द एजेंसी इज वैलिड। तो विक्रम एजेंट हो गया और अनिल प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। फिर है एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, नव्या रीड करना। और हम यही पढ़ते हैं पार्टनरशिप एक्ट में कि जो पार्टनर्स है वो एक दूसरे के लिए क्या है, एजेंट्स हैं। पार्टनरशिप फॉर्म के भी वो क्या है, एजेंट्स है। तो ये बाय एक्ट डिफाइंड है कि ये लोग क्या कहलाएंगे, एजेंट्स कहलाएंगे। इन पार्टनरशिप राज साइंस अ डील विद द सप्लायर ऑफ ऑफिस चेयर्स, राज एक पार्टनर है, उसने एक ऑफिस चेयर्स के लिए जो सप्लाई करता है उसके साथ डील फाइनल कर ली, इवन विदाउट कंसल्टिंग हिज पार्टनर, द डील इज बाइंडिंग ऑन बोथ, क्योंकि ऑपरेशन बाय लॉ पार्टनर इज एजेंट टू वन एंड अनदर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल भी लाइबल है और एजेंट भी लाइबल है फॉर द डील। अब जो आपने रैटिफिकेशन लिखा था वहां लिखो अप्रूव्स अनऑथराइज्ड एक्ट्स, अप्रूव्स अनऑथराइज्ड एक्ट्स। और जो ऑपरेशन ऑफ लॉ है वहां लिखो पार्टनर्स आर एजेंट। पल्लू कहाँ है अपनी शीट, कल भी नहीं थी, घूम गई है कि घर पे घूम गई है कि है ही नहीं। तो कल मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आज अरेंज कर लेना, ठीक है। एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या लिखा, पार्टनर्स बाय एजेंट। चलो फर्स्ट वाला क्या था बच्चे, एक्सप्रेस। दूसरा वाला इम्प्लाइड, इम्प्लाइड के अंदर एस्टॉपल, होल्डिंग आउट, नेसेसिटी, रैटिफिकेशन और ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। अभी सबको क्लियर है, अब ये रीड लिखो। अब नेसेसिटी में इंपॉर्टेंट मार्क करो, following condition must be satisfied before an agency by necessity can be created। पहली कंडीशन क्या है, नेसेसिटी वाला याद है ना, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, रियल और डेफिनाइट नेसेसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इसको बेचने की जरूरत है, ठीक है। जेन्युइन और डेफिनाइट थी कि हाँ तुम्हारे एप्पल्स खराब हो रहे, तो मैंने क्या कर दिया, उनको बेच दिया। इट मस्ट बी इम्पॉसिबल फॉर एजेंट टू गेट इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रिंसिपल। अब वो उसको फोन करके पूछ, वहां नेटवर्क होता है क्या शिप में, नहीं होता, वो फोन करके पूछ भी नहीं पा रहा था कि यार तुम इसके ओनर हो, तुम्हारे एप्पल्स खराब हो रहे, क्या मैं इसे बेचू की
नहीं बेचूं, ठीक है। एजेंट मस्ट एक्ट ऑनेस्टली इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, जो भी वो पैसा कमाएगा एप्पल्स बेच के वो जेन्युइन होना चाहिए और फिर वो प्रिंसिपल को भी वापस लौटा दे। एजेंट मस्ट अडॉप्ट मोस्ट रीजनेबल एंड प्रैक्टिकेबल कोर्स अंडर द सर्कमस्टेंस। जो रीजनेबल चीज है, एप्पल्स फेंक देता पानी में, वो रीजनेबल है क्या? नहीं, जो रीजनेबल है वो उसको करना चाहिए। एजेंट मस्ट हैव बीन इन पोजेशन ऑफ द गुड्स बिलोंग टू द प्रिंसिपल विच आर सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। कहीं ना कहीं वो ही प्रोडक्ट, वो सब्जेक्ट मैटर उसके पोजेशन में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इमरजेंसी के टाइम पे आपके जो भी एक्ट्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए? सबसे पहला रीजनेबल होना चाहिए, रियल होने चाहिए। दूसरा वाला, इम्पॉसिबल है प्रिंसिपल से पूछना कि ये काम कंटिन्यू करें कि नहीं। और उसके बाद ऑनेस्टी के साथ, उसके बाद रीजन प्रैक्टिकल कोर्स यूज करना, जो ऑप्शन है वो बड़ा ही प्रैक्टिकल थॉट होना चाहिए। और लास्ट वाला, तुम्हारे पास गुड्स का क्या होना चाहिए बच्चे? पोजेशन होना चाहिए, ठीक है। अब वो आपसे पूछ सकते हैं कि एजेंसी बाय नेसेसिटी समझाओ, तब आपको ये कंडीशंस भी मेंशन करनी पड़ेगी। अब कह रहा है टाइप्स ऑफ एजेंट। अभी था टाइप्स ऑफ एजेंसी, अभी क्या था बच्चे? टाइप्स ऑफ एजेंसी। अब क्या देख रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ एजेंट। पहला वाला क्या लिखा है बच्चे? जनरल एजेंट, ठीक है। यश रीड करना। ठीक है, जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक क्या है? वो कंटिन्यू है। याद कर लो, जिसको अथॉरिटी है टू डू ऑल द एक्ट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होते हैं। क्या एजेंट प्रिंसिपल के बदले उसके लिए शादी कर लेगा क्या? नहीं, लेकिन उसके लिए कोई डील फाइनल कर लेगा। हाँ, तो जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होते हैं वो सारे काम के लिए वो हमेशा ऑथराइज्ड है। इसको हम क्या कहते हैं? जनरल एजेंट, ठीक है। दूसरा वाला बच्चे, इसके वहां एग्जाम्पल लिख लो एक। एग्जाम्पल लिख लो एक, एक्स ऑथराइज बाय टू हैंडल business deals for him, business deals for him, ठीक है। उसकी सेल्स मैनेज करेगा। नेक्स्ट, स्पेशल एजेंट। अयाश पढ़ना। अब स्पेशल मतलब एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए। एग्जाम्पल लिखो, एक्स ऑथराइज वाई, एक्स ऑथराइज वाई to sell a land, sell a land which belongs to X, to sell a land which belongs to X for him. उसकी बिलोंगिंग वाली लैंड को बेचना है। तो सिर्फ जब लैंड बिक गई तब टर्मिनेट हो गई एजेंसी। हाँ, नेक्स्ट, यूनिवर्सल। लीशा पढ़ना। अनलिमिटेड टू बाइंड द प्रिंसिपल। यूनिवर्सल मतलब अब हर काम के लिए वो क्या है? एजेंट है, ठीक है। यूनिवर्स समझते हैं ना, फॉर एवरीथिंग इज ही इज एन एजेंट, ठीक है। वहां वहां बस मार्क करो अनलिमिटेड अथॉरिटी। बता रही हूँ, एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ। एक्स ऑथराइज वाई टू, मेरे को वर्ड नहीं समझ आ रहा, पालने को इंग्लिश में क्या कहते हैं यार? हाँ, टू अपब्रिंग हिज चिल्ड्रन। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो गई ना, अनलिमिटेड थिंग हो गई। उसको बस बोल दिया तुम्हें मेरे पूरे बच्चों को जब तक ये है तब तक तुम्हें क्या करना है? पालना है। तो अनलिमिटेड एजेंसी हो गई, ठीक है। जनरल टर्मिनेट हो जाती है और
ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तक की सीमित रहती है, अनलिमिटेड मतलब इसमें कोई लिमिट्स नहीं है, ठीक है। ब्रोकर, लीशा। नो लीन ऑन द गुड्स, तो ब्रोकर वही कोई ना कोई चीज बिकवाना, कोई ना कोई डील, ठीक है। तो सेल अ फ्लैट ऑन बिहाफ, वाई was appointed, लिखो एग्जाम्पल, y was appointed, y was appointed to sell a flat on behalf of x, sell a flat on behalf of x। हाँ बता रही हूँ मुझे पता तुम लोग बोलोगे। अब देखो, ब्रोकर एक टर्म सुनी है आपने, एजेंट का ही काम करता है ना, उसको हम बोलते क्या है, दलाल है, ठीक है। स्पेशल एजेंसी और ब्रोकर में अगर आप डिफरेंस पूछोगे ना तो कोई डिफरेंस नहीं, ये एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए है। पर ब्रोकर क्योंकि एक टर्म यूज हुई जाती है जिसका मतलब भी एजेंट होता है, इसलिए उसको टाइप्स ऑफ एजेंट में सेपरेटली डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए किया, उसको हमने क्या नाम दे दिया, स्पेशल एजेंट। तो ब्रोकर भी यहाँ पे क्या है, स्पेशल एजेंट। अब ब्रोकर को आप हमेशा के लिए अपॉइंट कर दो, भैया मेरे जब जब घर लूंगा मैं तब तब तुम उसको क्या करोगे, बेचोगे, तो उसको टर्म क्या दे दिया हमने, ब्रोकर। सिर्फ एक फ्लैट के लिए उसको अपॉइंट किया था तो हमने नाम क्या दे दिया, स्पेशल। और हर बार तुम मेरे फ्लैट के बेचने की जिम्मेदारी रखते हो तो तुम क्या हो, ब्रोकर हो, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्टर, वैष्णवी। अब देर इज अनदर टर्म फैक्टर, ब्रोकर को क्या हम पोजेशन देते हैं, घर वर में रह सकता है जब तक बिकता नहीं है, नहीं, लेकिन फैक्टर को हम ये अथॉरिटी देते हैं, ठीक है। जैसे हम फार्म हाउस बनाते हैं बच्चे, तो फार्म हाउस में हम एक पूरी फैमिली को रहने भी देते हैं, फार्म का ख्याल रखने को भी कहते हैं, और वो फार्म भी वो प्रॉपरली इंजॉय कर सकते हैं, बट एज एन एजेंट, ठीक है, नॉट एज अ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम उनको क्या नाम देंगे कि वो हमारे क्या है, फैक्टर है, वो हमारे क्या है, फैक्टर है। उनके पास पोजेशन ऑफ गुड्स है, अथॉरिटी है टू बाय सेल अदरवाइज डील विद द गुड्स, मनी रेज कर सकते हैं, और जनरल लीन भी होती है, ठीक है। अगर उनका हम डेली पेमेंट नहीं करेंगे तो वो हमारी प्रॉपर्टी जब्त कर सकते हैं, हाँ जब्त कर सकते हैं, जनरल लीन कवर होती है। नेक्स्ट, ऑक्शनर, वैष्णवी। अब बैंक, ठीक है, बैंक से लोन लिया था, बैंक को लोन रीपेमेंट नहीं किया, तो बैंक के पास हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी है जो लोन के अगेंस्ट हमने दी थी। अब वो उसको बेचने की बात कर रहा है, तो वो कौन हो गए, ऑक्शनर। तो उसके पास पर्टिकुलर लीन है उस प्रॉपर्टी की, उन्होंने जब्त की हुई है क्योंकि हमने लोन पे नहीं किया था। तो जब तक वो प्रॉपर्टी बिक नहीं जाती वो क्या है, उस प्रॉपर्टी के एजेंट है। जब पैसा आ जाएगा तो वो अपना लोन भी रीपे कर लेंगे और बाकी पैसा ओनर को लौटा भी देंगे, ठीक है। कमीशन एजेंट, नव्या। और अ ब्रोकर, जो कमीशन एजेंट होते हैं कि कमीशन भी खाते हैं और हमारा काम भी करते हैं, तो वो फैक्टर और ब्रोकर दोनों में कवर हो सकते हैं। फिर डेल क्रेडे एजेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। डेल क्रेडे एजेंट वो होता है जो खुद पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर कोई चीज का नुकसान होता है तो हमेशा हम किसको लाइबल करते हैं बच्चे, प्रिंसिपल को। तो डेल क्रेडे बोलता है सर मैं गारंटी दे रहा हूं ना, ये डील आपकी अच्छी होगी, अगर कोई नुकसान हुआ तो कौन भरपाई करेगा, एजेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेल क्रेडे एजेंट। अनुष्का वहां से रीड करना। डेल क्रेडे एजेंट, ठीक है। यहाँ पे बस मार्क कर लो कि कौन
एजेंट क्या करता है, गारंटी देता है, ठीक है। बेसिकली वो एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन के लिए गारंटी देता है कि आपके कस्टमर्स क्रेडिट का पैसा वापस दे के ही रहेंगे। इसकी गारंटी कौन दे रहा है, एजेंट दे रहा है। अगर नहीं दिया तो ही ऑल्सो सफर्स द रिस्क ऑफ बैड डेट्स, वो भी उस रिस्क पे ही काम करता है। इसको हम क्या कहते हैं, डेल क्रेडिट। इससे आपको कोई केस बना के वो पूछ सकता है, ठीक है। लास्ट वाला बैंकर, बैंकर हमारा पैसा जमा करके रखता है, हमारा मनी, हमारा गोल्ड सब सिक्योर करके रखता है, वो हमारा क्या है, एजेंट है। तो वन ऑफ द टाइप ऑफ द एजेंट, बैक्ड एज एजेंट ऑफ द कस्टमर व्हेन ही कलेक्ट्स चेक, ड्राफ्ट्स और बिल्स और बाय सेल सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर। अगर हमने एक चेक विड्रॉ किया है तो बैंक ही उस चेक का पेमेंट करेगा, तो बैंक हमारा क्या है, एजेंट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एजेंट्स देखते हैं। सबसे पहला कौन सा हो गया, जनरल, यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए सारे एक्ट कर सकता है। दूसरा वाला कोई ना कोई पर्टिकुलर एक्ट के लिए। तीसरा यूनिवर्सल, अनलिमिटेड प्रिंसिपल और एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है। थर्ड मतलब उसके बाद ब्रोकर, ठीक है, ब्रोकर के पास पोजेशन नहीं होता है। उसके बाद फैक्टर, फैक्टर्स पोजेशन भी होता है, अथॉरिटी भी होती है बाय सेल करने की, और लीन भी होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे कौन आ गया, ऑक्शनर, तो प्रॉपर्टी बेचने के तक वो क्या बन जाता है, एजेंट। उसके बाद कौन हो गए, कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट फैक्टर हो या ब्रोकर हो। उसके बाद डेल क्रेडिट, डेल क्रेडिट हु गिव्स द गारंटी एंड बेयर्स द रिस्क। और लास्ट वाला बैंकर, बैंकर इज एन एजेंट फॉर ऑल हिज कस्टमर्स, ठीक है, याद हो गया। चलो, अब एजेंट कब तक अथॉरिटी रहती है, एजेंट की आखिर अथॉरिटी कब तक, बना तो दिया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो कहां तक उसकी अथॉरिटी हम कंटिन्यू करेंगे, ये भी उन्होंने बताया हुआ है। एन एजेंट अथॉरिटी मींस द कैपेसिटी ऑफ एजेंट टू बाइंड हिज प्रिंसिपल, ठीक है। कितनी कैपेसिटी है, मार्क करो कैपेसिटी। एजेंट्स अथॉरिटी मींस स्कोप, मार्क करो स्कोप, कितना स्कोप है उसके पास, कहां तक वो ऑथराइज है डील करने के लिए। एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी में बी डिस्कस नॉर्मल सर्कमस्टांसेस और इमरजेंसी। अब इसके दो टाइप्स है, यहां पे ऐसे बनाओ, नॉर्मल और इमरजेंसी। तो मैंने आपको बताया एजेंट अथॉरिटी के दो टर्म्स, एक कितनी कैपेसिटी है उसकी, कितने टाइप तक, कितने हद तक ऑथराइज्ड है, और कितना स्कोप कवर होता है। स्कोप का मतलब सबको पता है, कितने लिमिट्स हैं उसके पास, ठीक है, कितना सैचुरेशन पॉइंट है। और इसको दो तरीके से जज किया जाता है, एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में और इमरजेंसी। अब तुम एक बात बताओ, ठीक है, कभी कभी घर पे कोई नहीं है, ठीक है, और घर पे हमने एक एजेंट बिठाया हुआ है, तो कभी कभी ऐसा होता है, चल ही नहीं रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। जो हमारा सर्वेंट है वो जितने गेस्ट घर में आएगा, ठीक है, जितने गेस्ट घर में आएंगे उनको क्या करेगा, नहीं चल रहा है, ठीक है, उनको क्या करेगा बच्चे, वो सर्व करेगा, हैंडल करेगा, ठीक है, अटेंड करेगा कि नहीं साहब घर पे नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ये सारे गेस्ट को अटेंड करने के बाद वो बोल देगा कि वो लोग घर पे नहीं है। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ अथॉरिटी है, क्योंकि हमने सर्वेंट को रखा है इसलिए कि घर पे कोई आए तो प्लीज उनको अटेंड कर देना कि अभी कोई अवेलेबल नहीं है। घर में आग लग गई है, घर में क्या लग गई है, आग लग गई है। अब इस सिचुएशन में सर्वेंट की अथॉरिटी क्या है, लगने दे आग। हमने कहीं डिफाइन की है कि आग लगेगी तो प्लीज तुम फायर ब्रिगेड बुला के या खुद से पानी डाल के या लोगों को इकट्ठा करके, अदर देन कॉलिंग द ओनर, अदर देन कॉलिंग द ओनर, उसकी कहीं अथॉरिटी डिफाइंड है क्या, नहीं है। तो इमरजेंसी में भी जितना वाइज, जितना वो रीजनेबल सोच सकता है, उतने सोचने की अथॉरिटी हम उसको देंगे ना, ठीक है। अब इसी को ऐसे समझ लो कि रोज गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, रोज गेस्ट आ रहे हैं, रोज घर पे वो एंटर करने दे रहा है, क्योंकि उसको अथॉरिटी दी हुई है कि आप पूछो वो कहाँ से आए हैं, उनको एंटर कराओ, उनको बिठाओ, मीटिंग कराओ साहब से और जाने दो। ऐसे में एक चोर आ गया, ठीक है, लाइबल कौन होता है, चोरी हो जाती है तो एजेंट लाइबल होता है क्या,
प्रिंसिपल ही लाइब, कोई भी नुकसान होगा तो लाइबल कौन होगा? प्रिंसिपल। और ऐसे में अगर उसको समझ आ गया है कि ये चोर है, हो सकता है उसको समझ आ गया हो कि वो उसको मारेगा, तो यहाँ पे अगर एजेंट ने एक्शन ले लिया और उस चोर को भगा दिया या उस चोर को मार दिया उल्टा, तो यहाँ पे वो ऑथराइज था वो करने के लिए? नहीं। लेकिन इमरजेंसी में उसने क्या किया? वाइज डिसीजन लिया। उसी चीज को वो आपको बता रहे हैं कि दो तरीके से हम जज करते हैं, एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में और एक इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस में। ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में है, रीड करना। रिसाइडिंग इन लंदन। ठीक है, उसको बोला था पैसे निकलवा देना, तो जो भी मार्क करो, जो भी लॉफुल थिंग होगी वो अथोराइज करने के लिए वो है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में हम उसको कहां तक सीमित रख रहे हैं? लॉफुली जितना भी ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकते हो करो। अब होटल्स जो लोग खोलते हैं बच्चे, तो वो मैनेजर रखते हैं। बार बार ओनर आता है क्या एक एक बुकिंग देखने के लिए रेस्टोरेंट में कौन खाना खा रहा है? कोई दिखते हैं विजन महल में हमको बार बार ओनर दिखते गए, वंस इन अ वाइल दिख गए तो दिख गए। ठीक है, वो आके डील्स करते हैं क्या? नहीं करते हैं। यहाँ पे मैनेजर के पास लॉफुली जितना है, वहां जाके किसी ने तमाशे कर दिए तो मैनेजर धक्का मुक्का करे या मैनेजर उसको भगाए या मैनेजर बॉडीगार्ड्स बुला के उसको भगाए, क्या ये लॉफुल करने का हक है उसको? हाँ। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंस जितना लीगल ऑब्लिगेशन कवर होता है, जितना लॉफुली वो कवर कर सकता है, उतना वो कवर कर ले। इमरजेंसी में देखो, इमरजेंसी मार्क करो, एन एजेंट हैज अथॉरिटी इन इमरजेंसी टू ऑल द एक्ट्स फॉर द पर्पस, मार्क करो, प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस एज वुड डन बाय एनी पर्सन इन ऑर्डिनरी प्रूडेंस। और इमरजेंसी वाला इंपॉर्टेंट मार्क करो। प्रोटेक्ट किसको कर रहा है? प्रिंसिपल को। काय से? लॉस से। जैसे एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में वो खुद भी अपने लिए करता, वैसे ही तुमको इमरजेंसी में काम करना है। एग्जाम्पल, वेयर वेजिटेबल्स वॉज इन डेंजर ऑफ बिकमिंग यूजलेस ओइंग टू डिले इन ट्रांजिट, इट वॉज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल, द रेलवे कंपनी सोल्ड द वेजिटेबल्स फॉर द बेस्ट अवेलेबल प्राइस, इट वॉज हेल्ड दैट प्रिंसिपल वॉज बाउंड बाय दिस सेल। वो उसको ये नहीं बोल सकता तुमने क्यों की, इमरजेंसी थी, जरूरत पड़ी तो मैंने ये चीज कर दी और तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जैसे कि वो वाला था नेसेसिटी वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क किया। तीन चीजें याद कर लो इमरजेंसी में, प्रोटेक्टिंग होम, प्रिंसिपल फ्रॉम लॉसेस, जस्ट एज ऑर्डिनरी प्रूडेंस, जस्ट एज ऑर्डिनरी प्रूडेंस। ठीक है, अब पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द एजेंट, यहाँ पे एक्सटेंट अथॉरिटी हो गया। ठीक है, दो तरीके का अथॉरिटी, नॉर्मल और एक्सटेंट। अब कह रहा है कि कब सबसे पहला वाला क्या लिखा है बच्चे? एक्सप्रेस। जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखित होगा कि तुम इतने लिमिट के लिए लाइबल रहोगे। नेक्स्ट वाला क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आपका ओनर, आपका प्रिंसिपल कहाँ है? फॉरेन में, तो इंडिया में उसको जितना देगा आ जाए वो। चलो, जनरल रूल बच्चे, क्या हो गया? जनरल रूल कि एजेंट कभी भी लाइबल नहीं होता है, हमेशा कौन लाइबल होता है? प्रिंसिपल। लेकिन इसके कुछ क्या हैं? एक्सेप्शंस। ठीक है, पहला वाला एक्सप्रेस, जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा तो लिखो स्टिपुलेशन यानी कंडीशन, स्टिपुलेशन के वहां लिख दो कंडीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट
कि यहाँ पे एजेंट पर्सनली लाइबल होगा, तो फिर वो यहाँ पे पर्सनली लाइबल होगा. कॉन्ट्रैक्टिंग विद अ फॉरेन, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय द एजेंट बाय परचेज ऑफ सेल गुड्स ऑफ मर्चेंडाइज रिसाइडिंग अब्रॉड. यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखो. राज बाइज गुड्स, Raj buys goods for a US based seller. Raj is liable to the Indian seller. क्योंकि वो किसके लिए एजेंट है? जो अब्रॉड में रहता है. तो इंडिया में डील करेगा तो खुद पर्सनली लाइबल होगा. वहां ब्रैकेट में लिखना राज बाय गुड्स फॉर अ यूएस बेस्ड सेलर, और फिर राज इज लाइबल टू द इंडियन सेलर. ब्रैकेट में लिखो प्रिंसिपल लिव्स अब्रॉड. प्रिंसिपल लिव्स अब्रॉड. अब क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर एन अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल. ठीक है, यहीं से देख लेते हैं. अब है अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल. एजेंट ने हाइड की है किसकी आइडेंटिटी? देखो, महक तुम इंडिया में हो, ठीक है, तो ये चल ही नहीं रहा है यार. हाँ, जो प्रिंसिपल है वो अब्रॉड में रहता है, तो वो डील्स करा रहा है सारी अब्रॉड में सेल करने के लिए. ठीक है, मुझे कह रहा है कि आप इंडिया में हो, आप मेरे लिए यूएस बेस सेल करो सारी चीजें. ठीक है, तो मैं यहां बैठ के कहां बेच रही हूं? यूएस में. अगर मैंने इंडिया में बेच दिया तो कौन लायबल रहेगा? एजेंट. क्योंकि मैंने इंडिया के लिए उसके लिए अथॉरिटी नहीं ली थी और उसने इंडिया में भी सेल करने के लिए नहीं बोला था. ठीक है, तो जब वो अब्रॉड रहता है तो अब्रॉड रहने वाले सारे डील्स, मर्केंटाइज वहां पे जो वर्ड लिखा है उसका मतलब बिजनेस है, तो सारे बिजनेसेस कहाँ होने चाहिए? अब्रॉड में. अगर इंडिया में बिजनेस करोगे तो आप खुद लायबल रहोगे. ठीक है. अब अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल. एजेंट हाइड्स प्रिंसिपल्स का identity. Meena sells the land as if she owns it, but it is of someone else. Buyer can sue मीना. यहाँ पे मीना कौन है? एजेंट है. ठीक है, आपने बिना उसकी कंसेंट लिए और बिना, वो जो कल मैं मिर्जापुर वाला एग्जाम्पल दे रही थी, मुन्ना ने बिना अपने फादर से, कालीन भैया से पूछ के कंपाउंडर को एक प्रॉपर्टी बेच दी. ठीक है, यहाँ पे मुन्ना पर्सनली लाइबल होगा क्योंकि उसने उससे पूछा क्या? नहीं. ठीक है, और वो उसका एजेंट भी माना जाएगा फॉर ऑल हिज प्रॉपर्टीज. अब प्रिंसिपल इज इनकॉम्पिटेंट. प्रिंसिपल क्या है? माइनर है. तो माइनर को कभी हम लाइबल ठहराते हैं क्या? नहीं. तो यहाँ पे हम किसको लाइबल ठहराएंगे? एजेंट को. हम देख रहे हैं कब कब एजेंट पर्सनली लाइबल होता है. तो पहला वाला क्या हो गया? स्टिपुलेशन कंडीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा वाला फॉरेन में है तो इंडिया में डील करोगे तो एजेंट लाइबल होगा. तीसरा वाला अनडिस्क्लोज आइडेंटिटी. तुम अपना समझ के बेच रहे हो तो भैया तुम खुद ही लाइबल हो. बताओ कि प्रिंसिपल वो है. और उसके बाद एक और पढ़ा, इनकॉम्पिटेंट है. इनकॉम्पिटेंट में माइनर है. माइनर कभी लाइबल होता है क्या? नहीं. तो एजेंट लाइबल होगा. उसके बाद प्रिंसिपल इज नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है? एजेंट एंड द थर्ड पार्टी. प्रिंसिपल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. एजेंट साइंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ कंपनी जो अभी तक क्या है? रजिस्टर ही नहीं हुई है. तो यहाँ पे कौन लाइबल होगा? एजेंट. सबको कह रहे हैं मेरी एक कंपनी है, ये डील कर लो. कंपनी है क्या? नहीं है. तो एजेंट खुद पर्सनली लाइबल होगा. प्रिंसिपल अभी है ही नहीं क्योंकि. ठीक है, फिर एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट. मैं एग्जाम्पल लिखवा दूंगी आप सबको. ठीक है, इसका फोटो दे दूंगी. एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट यानी एजेंट का खुद भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है. ठीक है, एक डील करनी थी 60 lakhs की. ठीक है, जो मैं फ्लैट बेचना था. 60 lakhs का ना बेच के, पता नहीं क्यों आ रहा है, 60 lakhs का फ्लैट ना बेच के वो सीधे बेच रहा है 70 lakhs का. तो 10 लाख किसके हुए? एजेंट के. तो यहाँ पे उसका खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट कवर हो गया है. गुस्सा क्यों आ रहा है तुमको? किसका फोन आया था? मम्मी पे गुस्सा क्यों हो रही? कोई बात नहीं यार, मम्मी है, अपनी है. चलो, जब उसका खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट आएगा तो वो भी लायबल होगा. एजेंट सेल गुड्स पार्टली ओन्ड बाय हिम. वो भी ओनर था उस चीज का. प्रिंसिपल कैन नॉट कैंसिल द एजेंसी सडनली. इसको स्टार मार्क करो.
अब ऐसे समझो, मैंने तुमको कहा कि मेरा फ्लैट बेच के आओ, ठीक है। तुम वैसे तो ये ब्रोकर वाला काम नहीं करते हो, पर तुम मेरे लिए कर रहे हो, तो तुमने मेरे से बोला कि मैम हमें भी इसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मैं जितनी मेहनत करूंगा या करूंगी फ्लैट बेचने के लिए, उसके लिए मेरे भी 10 लाख रुपए बनते हैं। आई विल मेक श्योर कि आपको 60 मिल जाए, बाकी के 10 लाख मुझे आ जाए। डील? डील, चलो ठीक है। तो अब ये एक बिजनेस डील हो गई है, जहां पे आप मेरे लिए मतलब मेरी प्रॉपर्टी बेचोगे, पर आपने खुद का भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट दे दिया। अच्छा, आपने इंटरेस्ट क्यों दिया है? क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट बहुत है जहां पे आप बेच सकते हो, और दूसरा आपको भी 10 लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए मेहनत करोगे। अब मैं ये एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट सडनली कैंसिल कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती, क्योंकि आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। सपोज मेरे पास 100 बैग्स ऑफ कॉटन है, ठीक है, अब मुझे ये बेचना है, ठीक है। आप कह रहे हो मैम हमारे पास भी 50 और है, साथ में बेच दें क्या? तो मैं बोल रही हूँ यार मैं नहीं बेच सकती, मेरे पास टाइम नहीं, आप बेच दो। तो यहाँ पे मेरे कितने हैं? 100, आपके कितने हैं? 50। यहाँ पे आप क्या हो? एजेंट हो। आप अपने बैग्स भी इन्वॉल्व कर रहे हो कॉटन के, और आप मेहनत भी कर रहे हो बेचने के लिए, तो आप एजेंट भी हो, और आप ऑथराइज्ड हो फॉर 50 बैग्स ऑल्सो, मतलब ओनर भी हो। तो यहाँ पे आप भी फाइनेंशियली इन्वॉल्व हो, क्योंकि जो भी पैसा आएगा वो आप में भी बटेगा और मुझ में भी बटेगा। तो मैं इस एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को सडनली कैंसिल नहीं कर सकती, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड, एजेंट अगर कुछ फ्रॉड करेगा तो फिर वो खुद लायबल होगा कि प्रिंसिपल को लायबल ठहराएगा? तो अगर एजेंट लाई कर रहा है प्रोडक्ट लाइबिलिटी को लेके या प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके, तो एजेंट खुद ही लायबल होगा, क्योंकि उसने क्या किया है? फ्रॉड किया है विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। अनऑथराइज एक्ट, जिस काम के लिए हमने एजेंट को ऑथराइज ही नहीं किया, ऑर्डिनरी कोर्स के लिए ऑथराइज किया था और कोई स्पेशल एक्ट के लिए ऑथराइज किया था क्या? नहीं। अगर वो डील करके आ गया तो वो खुद पर्सनली उस चीज के लिए लाइबल रहेगा। और लास्ट, प्रिटेंडेंट एजेंट, एजेंट है नहीं, फेक बिहेव कर रहा है कि मैं इनका एजेंट हूं, तो भैया तुम खुद ही लाइबल हो, क्योंकि तुम मेरे कोई भी एजेंट नहीं हो, ना ही एस्टोपल के थ्रू, ना ही होल्डिंग आउट के थ्रू, ना ही बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो मैं तुम्हें इस चीज में अपना एजेंट नहीं मानता हूं, और तुमने फेक किया है, तो तुम ही पर्सनली लाइबल रहोगे। एक बार इसका फोटो ले लो। अब एजेंसी में 3 चीजें पढ़ ली। एक अपन ने पढ़ा टाइप्स ऑफ एजेंसी, 2 टाइप होते हैं एजेंसी के। पहला कौन सा बच्चे? एक्सप्रेस। दूसरा वाला इम्प्लाइड। इम्प्लाइड में कौन कौन से हैं? एस्टॉपल, होल्डिंग आउट, नेसेसिटी, रैटिफिकेशन और ऑपरेशन ऑफ लॉ। फिर अपन ने पढ़ा टाइप्स ऑफ एजेंट। टाइप्स ऑफ एजेंट कौन कौन से थे? जनरल, स्पेशल, यूनिवर्सल, ब्रोकर, फैक्टर, ऑक्शनर, बैंकर, कमिश्नल एजेंट और डेल क्रेडिट एजेंट, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि एजेंसी कहां तक, किस एक्सटेंट तक लाइबल हो सकता है। उसमें 2 सर्कमस्टेंस, कौन कौन से? नॉर्मल और इमरजेंसी। इमरजेंसी नेसेसिटी जैसा ही है। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि कब कब वो पर्सनली लाइबल होता है। वैसे तो वो नहीं होता है, पर इसके कुछ एक्सेप्शन है। पहला वाला क्या है? एक्सप्रेस। दूसरा वाला फॉरेन। तीसरा अनडिस्क्लोज। चौथा इनकॉम्पिटेंट है, माइनर है। फिर हाँ, प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, और उसका खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, और फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, अनऑथराइज एक्ट्स कर रहा है, और प्रिटेंड कर रहा है, ठीक है। अब ड्यूटीज ऑफ एजेंट, अब ये मुझे आप ही बता दो, इतना सारा तुमने एजेंसी पढ़ लिया। एजेंट की ड्यूटी क्या है? जनरल वाली, लॉफुली एक्शन ले सारे, और क्या करे प्रिंसिपल की? गुड फेथ में काम करे, ऑनेस्टी रहे, और फ्रॉड ना करे, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम करे, डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स। जो स्पेशल काम दिया, अगर स्पेशल एजेंसी है तो फिर सिर्फ वही काम करे, उसके अलावा नहीं, ठीक है। तो देखो पहला क्या लिखा है? टू कंडक्ट बिजनेस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल
डायरेक्शन, जैसा वो बोल रहा है वैसा काम करो। उसके बाद रीजनेबल केयर, स्किल और डिलीजेंस यूज करे, डम जैसे बिहेव ना करे। उसके बाद प्रॉपर अकाउंट्स, अकाउंटेबल रहे, जो भी बात है प्रॉपरली आके ओनर को, प्रिंसिपल को क्लियर कट बताए। और उसके बाद रीजनेबल डिलीजेंस इन केस ऑफ डिफिकल्टी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, सोच समझ के सूझबूझ के ही सारे काम करे जब भी उसको प्रिंसिपल को कोई भी चीज कम्युनिकेट करनी है। उसके बाद इन केस ऑफ इमरजेंसी हाउएवर एजेंट कैन डू ऑल द रीजनेबल मैन would do and under similar circumstances do would regard to his own goods, he becomes agent by necessity। इमरजेंसी के टाइम पे उसको ऐसे एक्शन लेने पड़ते हैं एज इफ सब कुछ क्या है उसका खुद का है। इसमें नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, तो इमरजेंसी में कर लिया, अदरवाइज कभी भी खुद का अकाउंट में पैसा नहीं ले, कहीं से भी सीक्रेट प्रॉफिट्स नहीं बनाए, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर मार्केट में किसी को भी नहीं बताए, ना ही कोई उसकी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन जो उसको मिल रही है उसका गलत फायदा उठाए, कोई एडवर्स टाइटल भी क्रिएट नहीं करेगी, ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, ऐसा सेटअप करने की उसको जरूरत नहीं है। और ड्यूटी टू एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी पर्सनली, फिर जाके जाके सब एजेंसी क्रिएट नहीं कर ले कि मैं एजेंट हूं अब तू सब एजेंट बन जा, सारे काम तू कर, ऐसा भी उसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एक बार फटाफट ड्यूटीज देख लेते हैं। पहला वाला प्रिंसिपल के डायरेक्शन, दूसरा वाला रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलीजेंस, उसके बाद प्रॉपर अकाउंट्स, उसके बाद विद द प्रिंसिपल। अब वैसे तो नेसेसिटी में उसको सारे एक्ट्स करने होते हैं, पर इन जनरल क्या क्या नहीं करना है, अपने अकाउंट्स इन्वॉल्व नहीं करने, सीक्रेट प्रॉफिट्स नहीं करना, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को मत बताना, इंफॉर्मेशन का गलत फायदा मत उठाना, उसके बाद एडवर्स टाइटल सेटअप मत करना, उसके बाद सब प्रिंसिपल या सब एजेंसी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब राइट ऑफ एन एजेंट, एजेंट की जो ड्यूटीज हैं वो तो हमें समझ आ गई, हेडिंग सारी याद होनी चाहिए आपको एज इट इज, अंदर का कंटेंट वी कैन चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। अब राइट ऑफ एन एजेंट, राइट ऑफ एन एजेंट सबसे पहले रेम्यूनरेशन का राइट है, अगर रेम्यूनरेशन नहीं दिया तो उसके गुड्स हम रिटेन करके रख सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। उसके बाद लीन भी जब्त करके भी रख सकते हैं। उसके बाद पैसे नहीं दोगे तो ट्रांजिट रोक देंगे, ट्रक हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। उसके बाद अगर हमको भी कोई नुकसान हुआ है तो हम इंडेनिफिकेशन का राइट रखते हैं, तो हम प्रिंसिपल को बोलेंगे उस लॉस को इंडेनिफाई करो। और राइट टू कॉम्पनसेशन फॉर इंजरी, जो कि प्रिंसिपल की निग्लेक्ट होने के कारण उसको इंजरी हुई है, उसका भी कॉम्पनसेशन वो ले सकता है, ठीक है। उसके बाद है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, कैसे खत्म होती है एजेंसी। सबसे पहले तो एक्ट बाय द पार्टीज, अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज था कि इस टाइम पीरियड पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, या फिर रिवोकेशन ऑफ एजेंसी, कौन रिवोक कर सकता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने बोल दिया भैया अब नहीं कराना तुमसे काम, तो यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन उसको जब भी खत्म करानी पड़ेगी क्या देना पड़ेगा, रीजनेबल नोटिस। अब एजेंसी फॉर अ सिंगल एक्ट, वो स्पेशल एक्ट ही खत्म हो गया तो एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। कैन बी टर्मिनेटेड बाय गिविंग नोटिस टू द एजेंट बिफोर द एक्ट एक्चुअली बिगिन, सब्जेक्ट टू द एजेंट्स क्लेम फॉर डैमेजेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अभी एक्ट हुआ नहीं है, फिर भी प्रिंसिपल ने उसको नोटिस दे दिया भैया मुझे तुमसे अपना फ्लैट नहीं बिकवाना है और इसके सर्कमस्टांसेस ये क्रिएट हो सकते हैं, तो लेट्स जस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और मुझे आगे तुमसे कोई भी डील नहीं क्रैक करानी, ठीक है। वो सिंगल एक्ट के लिए भी हमने क्या कर लिया, टर्मिनेट। लेकिन सारे नोटिस कौन दे रहा है अभी, प्रिंसिपल। अब एजेंसी इज कंटिन्यूस फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, कैन बी टर्मिनेटेड आफ्टर गिविंग नोटिस बोथ टू द एजेंट एंड टू द थर्ड पार्टीज। कौन ने नोटिस दिया, प्रिंसिपल ने। उसके बाद बाय रिनाउंसिएशन बाय एजेंट, रिनाउंस करना यानी मैं काम नहीं करूंगा बच्चे, भैया आप इससे काम करा लो अब, ठीक है। तो ये उसने क्या कर दिया, एजेंट ने अपनी एजेंसी रिनाउंस कर दी, ठीक है। तो एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड अगेन, यहां पे मार्क करो, नोटिस किसको दे रहे हैं हम, अब प्रिंसिपल को। अभी तक नोटिस कौन दे रहा था, प्रिंसिपल। अब एजेंट दे रहा है कि भैया मैं अपनी एजेंसी रिनाउंस करता हूं, इफ द एजेंट रिनाउंसेस इट विदाउट अ सफिशिएंट कॉज ही शैल हैव टू कॉम्पनसेट द प्रिंसिपल फॉर एनी लॉस। और अगर उसके पास कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है रिनाउंस करने का, तो अगर कुछ नुकसान हुआ है तो वो भी उसको पे करना पड़ेगा। फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ में बिजनेस कंप्लीट हो गया, टाइम एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई है किसी की, इंसॉल्वेंट हो गया प्रिंसिपल, जो सब्जेक्ट मैटर था वो क्या हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, प्रिंसिपल
बिकम एलियन एनिमी, वॉर क्रिएट हो गया तो अब उसके साथ डील नहीं कर सकते, और डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी, वहां पे एजेंट प्रिंसिपल का भी रिलेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक बचा है बच्चे, जब एजेंसी इज कपल्ड विथ इंटरेस्ट और एजेंसी हैज पार्टली एक्सरसाइजेस अथॉरिटी और वेयर द एजेंट हैज इनकर्ड अ पर्सनल लाइबिलिटी। स्टार मार्क करिए इसको। एग्जाम्पल समझते हैं, पल्लू एग्जाम्पल पढ़ना, रुक रुक के पढ़ना क्योंकि मैं एक्सप्लेन करती जाऊं। रुकना मतलब समझना। एक सुखी राम है, ठीक है, उसने कंसाइट किया है कितने बैग्स, 100 बैग्स, किसको, चिंतामणि को, कितने, वीट के, और उसने उसको कितना एडवांस पे किया, 10,000। किसने पे किया है, नहीं, चिंताराम ने। किसको पे किया है, सुखीराम। ध्यान से ना कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए कह रही हूं। किसने अमाउंट पे किया है, किसको पे किया है, सुखीराम। कितना अमाउंट, 10,000। ठीक है, सुखीराम ने अब ऑथराइज किया है किसको, चिंताराम को। यहां पे प्रिंसिपल लिखो पी, एजेंट लिखो चिंताराम में। नहीं रुक जाए एक मिनट, एडवांस किसने दिया था, एडवांस किसने दिया था, किसको दिया था, तो अभी सुखीराम को उसको पे करना है ना, क्योंकि उसने एडवांस दे दिया था बेचने के लिए वीट को। हाँ हो गया ना कंफ्यूज। देखो, एक सुखीराम है, ठीक है, उसने बोला कि भाई मेरे पास 100 बैग्स ऑफ वीट्स हैं, ठीक है, और उसने किसको दे दिया ये, चिंताराम को। ठीक है, चिंताराम ने बोला ठीक है मैं बेच दूंगा, अभी तुम क्या रख लो, 10,000 रख लो। वीट किसके पास है, चिंताराम के पास। चिंताराम ने उसको 10,000 पे कर दिया। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में कह रहा है सुखीराम ने उसको ऑथराइज किया है कि तुम क्या करो, इसको बेचाओ। ठीक है, बेचाओ। अब एडवांस भी दे दिया था उसको 10,000, और अब उसने बोल दिया कि 10,000 तुम अपने आप रख लो कि तुमने ये वीट क्या की है, बेच दी है। फिर से समझो, सुखीराम के पास कितने बैग्स थे, किसको दिए उसने, चिंताराम, और क्या दिया सुखीराम ने, 10,000 रुपए एडवांस दे दिए कि ये लो 10,000 और ये लो वीट, जाके क्या करो, बेचाओ। ठीक है, हु हैज एडवांस 10,000, मतलब सुखीराम को, मैं ही वो हो गई, सुखीराम ने एडवांस दिया था चिंताराम को। ठीक है, सुखीराम ने अब उसको बोला कि तुम क्या करो, ये वीट बेचाओ, और जो 10,000 तुम मुझे एडवांस दे रहे हो ना, वो जब तुम बेचोगे और तुम्हें जो पैसा मिलेगा वो तुम खुद रख लेना। अभी समझ आया, ठीक है। अब लेटर ऑन सुखीराम डायरेक्टेड चिंताराम नॉट टू सेल द वीट। ठीक है, फिर से समझो, जो जिनके शक्लें ऐसी हो गई हैं, एक सुखीराम है, ठीक है, ऐसे तुमको ना सुखीराम और उसमें कंफ्यूजन हो, इसको समझो साक्षी है, ठीक है, तो और एक चिंतामणि है। ठीक है, साक्षी के पास 100 बैग्स ऑफ वीट थे, ठीक है, और उसने उसको बोला कि भाई तू काम कर, ये बेच दे। ठीक है, इसने बोला ठीक है मैं बेच दूंगा, आप मुझसे क्या ले लो, 10,000 रुपए एडवांस ले लो। एडवांस किसने ले लिए, साक्षी ने। अब मुझे उसको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि वो मेरे लिए क्या कर रहा है, वीट बेच के आ रहा है, तो मुझे उसको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला एक काम कर, तू ये वीट बेच और इसमें से जो पैसा आएगा ना वो तू खुद रख लेना। अभी समझ आ गया, ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट नहीं। अब चिंतामणि ने क्या किया, वो जब बेचने जा रहा था तो साक्षी ने उसको रोक दिया कि नहीं रुक जाओ, तुम्हें वीट बेचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसने उसको बोल दिया कि तुम्हें वीट बेचने की जरूरत नहीं है। अब उसने, चिंतामणि ने क्या किया, साक्षी के डायरेक्शंस को क्या किया, इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया, क्योंकि उसने 10,000 रुपए एडवांस दे चुका था वो मुझे। ठीक है, स्टिल चिंतामणि ने जाके वो सब बेच दिया और 10,000 क्या कर लिए, अपने रिकवर कर लिए। उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, उसने मेरे डायरेक्शंस नहीं सुने और फिर भी अपने 10,000 मार्केट में मेरी वीट बेच के रिकवर कर लिए। अब Sakshi could not revoke his authority because the agency was coupled with interest. Hence, Chintamani could sell the wheat. तो he was right to sell the wheat क्योंकि उसके 10,000 इन्वॉल्व थे, उसने 10,000 मुझे एडवांस दे रखा था। इसके लिए मैं उसको रोक नहीं सकती। समझ आया,
इसी एग्जाम्पल में सुखीराम और चिंताराम की जगह वो कोई और नाम डाल देंगे, तब आपको बस एक्सप्लेन करना है कि यस वेयर द एजेंसी इज कपल्ड विथ इंटरेस्ट, उसको आप होल्ड नहीं कर सकते, उसमें आप अपनी अथॉरिटी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पे एक लाइन लिखो। वहां पे एक लाइन लिखो नीचे करके, टर्मिनेशन कैन नॉट बी डन, termination cannot be done when agents apostrophe s, when agents own financial interest is involved, own financial interest is involved। अभी ऊपर मैंने एक और जगह स्टार मार्क कराया था कि सडनली टर्मिनेट नहीं कर सकते, वही चीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, व्हेन एजेंट हैज पार्टली एक्सरसाइज्ड हिज अथॉरिटी, मतलब अब उसने अथॉरिटी यूज कर ली है तो टर्मिनेट कर सकते क्या, थोड़ा काम किया है थोड़ा काम बाकी। एग्जाम्पल देखो, ए ऑथराइज बी टू बाय, कितने बाय करने हैं, 100 सैक्स जो होते हैं ना, उतने उसको कॉटन बाय करने ऑन अकाउंट ऑफ ए, एंड टू पे फॉर इट आउट ऑफ एज मनी रिमेनिंग इन बीज हैंड। ठीक है, ए ने किसको ऑथराइज किया, बी को। यहां पे ए कौन है, प्रिंसिपल, बी कौन है, एजेंट। B buys 1000 barrels of contract in A's name. A cannot revokes B's authority to pay for the cotton. अब उसको ये नहीं बोल सकता कि अब तुम खुद पे करो। समझ आ रहा है, मैंने एक बंदे को ऑथराइज किया कि जाओ 1000 कॉटन के बैग्स लेके आओ, ठीक है, वो उसको मैंने बोल दिया और जो तुम्हारे हाथ में पैसे है उससे लेके आ जाना। ठीक है, अब जब वो लेके आ गया, अब मैं उसको बोल रही हूँ अब मैं रिवोक करती हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगी, जो भी एक्स्ट्रा पैसे वो तुम खुद अपनी जेब से भरो। ऐसा कर सकती हूँ क्या, नहीं, क्योंकि पार्टली काम हो चुका है जिसके लिए वो उसको ऑथराइज था, बाकी का पार्ट है पेमेंट करना, तो पेमेंट भी मुझे ही करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिवोक नहीं कर सकती। वहां पे एक लाइन लिखो, principal cannot terminate the authority given to agent, the authority given to agent where agent has performed all the acts, where agent has performed all the acts. Principal cannot terminate where agent has performed all the acts. ठीक है, लास्ट वाला, वेयर द एजेंट हैज इनकर्ड पर्सनल लाइबिलिटी, ए अथॉरिटी टू बी कितने कॉटन लेने को बोल रहा है, अगेन 1000 टू पे फॉर इट, एज मनी रिमेनिंग इन बीज हैंड, बी बाइज 1000 कॉटन इन हिज ओन नेम सो एज टू मेक हिम पर्सनली लाइबल फॉर द प्राइस, ए कैन नॉट रिवोक बीज अथॉरिटी सो फार एज रिगार्ड द पेमेंट ऑफ द कॉटन। यहाँ पे उसको अथॉरिटी थी फ्लैट बेचने की, वो अपने नाम पे सारी चीजें बेच रहा है क्योंकि मैंने उसको क्या दे दिया है, पावर ऑफ अटॉर्नी। अब मैं सारा पेमेंट उससे कराऊंगी क्या, जितनी रजिस्ट्री के खर्चे हैं वो भी नहीं, उस चीज के लिए मैं रिवोक नहीं कर सकती जस्ट फॉर द प्राइस। ठीक है, सेम चीज है, बस यहाँ पे लिखा है कि जब उसकी पर्सनल लाइबिलिटी आ जाती है, और यहाँ पे लिखा है जब उसने अथॉरिटी एक्सरसाइज कर दी हो। ठीक है, जिस काम के लिए उसको रखा था वो उसने काम कर दिया, तो मैं रिवोक कर लूंगी क्या वो अथॉरिटी, नहीं। जिस काम के लिए उसको रखा था वो काम भी किया और उसने खुद ने वो प्राइस बेयर की, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर सकती हूँ क्या, नहीं, क्योंकि उसने काम भी किया और उसने पेमेंट भी मेरे बिहाफ किया, तो मैं पेमेंट के चक्कर में उससे कॉन्ट्रैक्ट रिवोक नहीं कर सकती। अब यहाँ पे लिखो, प्रिंसिपल कैन नॉट terminate agent's authority, principal cannot terminate agent's authority where where agent has where agent has paid all the amount paid all the amount in its own name, in its own name,
अब मैं तुमको एक चीज बस क्लियर कर दे रही हूँ कि जब भी ये लिखा हो ए ऑथराइज बी या कोई नाम, क्या वर्ड है, ऑथराइज, तो समझ जाना कि वो प्रिंसिपल है और यहाँ पे वो क्या है, एजेंट है। जब तुमने उसको अथॉरिटी दी है, उसके बाद अगर वो पर्सनली भी लायबल हो रहा है या उसके बाद वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आप उसके साथ डील में रिवोकेशन नहीं कर सकते। क्लियर है सबको? अब ये क्वेश्चंस आप होमवर्क लिखो 23 और 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं बच्चे? बचाने के लिए, अब हम पेपर वर्क कम करने के लिए क्या करते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स याद कर लेते हैं। मेन इंग्रेडिएंट्स इसके भी सेम है जो ऑफर और जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं। पहला वाला क्या है, ऑफर होना चाहिए, दूसरा वाला एक्सेप्टेड। अब ये ई कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ईमेल पे ऑफर होना चाहिए प्रॉपर और ईमेल पे कंफर्मेशन भी होना चाहिए। सिर्फ आपने ईमेल ईमेल भेजा है तो उसको हम ई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। उसके बाद प्रॉपर लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, आप सर्विस दे रहे हो, वो उस चीज का पेमेंट कर रहे हैं, और लीगल रिलेशन होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, जेन्युइन कंसेंट होना चाहिए, लॉफुली सारी चीजें होनी चाहिए, और लास्ट पॉसिबल एक्ट होना चाहिए जो परफॉर्म हो सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट को। अब ये जो आपकी शीट है बच्चे, ये 20 पेजेस की है। ठीक है, आज है फ्राइडे और मेरे हिसाब से सिर्फ कुछ लोगों के 25 तक पेज हुआ है, बाकी सबके 40 कवर हो गए। ठीक है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे आज बाकी वाला 40 खत्म करो, सैटरडे संडे 10-10 पेजेस ये खत्म करो, मंडे टेस्ट दो। और हर बार मैं पिछले पेजेस को तो रिवाइज करने क्या ही रही हूँ, तो तुम्हारे पूरे 60 पेजेस का चैप्टर इस तरीके से 6 डेज में खत्म हो सकता है। ठीक है, तो मंडे तुम्हारा टेस्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का। सारे एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ना, कंटेंट तुमको समझ आ जाना चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कुछ कुछ वर्ड्स मैंने बस याद कराए हैं, सिर्फ वो याद करने, बाकी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्जाम्पल्स ज्यादा समझ आना। जैसे बैल्फा वर्सेस बैल्फर, केस का नाम और केस में क्या लिखा है। चिन्मय वर्सेस रमैया, केस का नाम और केस में क्या लिखा है कि उससे कुछ केस आ सकता है। बाकी कोई खास केसेस मैंने आपको याद नहीं कराए, एग्जाम्पल्स हर जगह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आपको याद होने चाहिए। अब आपको एक डाउट था, वो है मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन में। बुक नहीं लाए होगे ना तुम लोग? चलो, स्क्रीन में दिख रहा है। मिस्टेक को पढ़ना कैसे मैं वो बता रही हूँ। मिस्टेक मतलब क्या बच्चे, कुछ ना कुछ फॉल्ट। ठीक है, मिस्टेक दो तरह की पढ़ी अपन ने, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक मिस्टेक ऑफ लॉ, दो तरह की मिस्टेक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ना अपनी बुक में एक चार्ट बना लेना, एक लिखना मिस्टेक, उसमें बनाना फैक्ट और लॉ। ठीक है, अब फैक्ट के नीचे भी दो चीजें, एक बायलैटरल और एक यूनिलैटरल। ठीक है, जब बायलैटरल दोनों लोगों की मिस्टेक होती है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देते हैं, वॉइड कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कर देते हैं, वॉइड, क्योंकि दोनों ने ही गलतियां की है समझने में, सब्जेक्ट मैटर को। इसमें यूनिलैटरल में क्या होता है बच्चे, एक जन की मिस्टेक होती है तो हम उसको वैलिड बोलते हैं, मतलब हम जिसकी मिस्टेक है उससे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करा के रहेंगे। तुमने मिस्टेक की ना, तुम अपनी मिस्टेक की रिकवरी करो या डैमेजेस दो, क्लेम करो, व्हाटएवर, और इस चीज की भरपाई करो। वॉइड में हम कुछ आगे प्रोसीड कर पाते हैं क्या, नहीं। वॉइड मतलब खत्म, एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब दोनों लोगों की मिस्टेक होगी तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक जन की मिस्टेक होगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, इसमें जो मिस्टेक है उसकी भरपाई उसको करनी पड़ेगी। अब जब हम लॉ पढ़ते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ, इसमें हमने बोल दिया एक इंडियन लॉ और एक, पहले फॉरेन लॉ लिख देती हूँ, एक हमने बोल दिया फॉरेन लॉ और एक हमने बोल दिया इंडियन लॉ। ठीक है, अब जब फॉरेन लॉ है तो फॉरेन लॉ आपको आता है क्या, नहीं आता। तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें फॉरेन लॉ इन्वॉल्व है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या कह देते हैं, वॉइड, क्योंकि आपसे फॉरेन लॉ में गलती हुई है,
वहां पे ये चीज चलती नहीं है और आपने चलाई है, तो हम चलो मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, हम आपसे कुछ भी कॉम्पनसेशन, डैमेजेस या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी केस नहीं कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। लेकिन इंडियन लॉ को लेके मिस्टेक की है आपने, ठीक है, इंडियन लॉ को लेके मिस्टेक की, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अभी भी वैलिड है। तुम्हारी जो मिस्टेक है उसकी तुमको सजा भी हो सकती है, उसको हम ठीक भी करवा सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिडली चलेगा। अब पढ़ने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले इतना कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है, 4 तरीके की मिस्टेक्स पढ़ ली हमने। अब इसमें इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एक पढ़ना, कि मिस्टेक होगा तो एक वॉइड होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। उसमें फिर 2 तरीके की मिस्टेक बता दी, लॉ और फैक्ट, दोनों उन्होंने एक्सप्लेन किया कि लॉ ऑफ लैंड है या लॉ ऑफ फॉरेन है। उसके बाद यूनिलैटरल और बायलैटरल मिस्टेक आ गई, और उसके बाद सिर्फ एक ये चीज है कि जब हम कॉमन मिस्टेक या म्यूचुअल दोनों लोगों की मिस्टेक कर रहे हैं, तब हम ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट मैटर गलत है, कि क्वालिटी गलत है, आइडेंटिटी गलत है, क्वांटिटी में प्रॉब्लम है या क्वालिटी में प्रॉब्लम है। ये 4 शब्द याद करने पड़ेंगे। उसमें देखना पड़ेगा, हाँ दोनों ने ही आइडेंटिटी गलत समझी, दोनों ने ही क्वालिटी डिस्क्राइब गलत की, दोनों ने ही क्वांटिटी एक दूसरे की नहीं सुनी, तो यहाँ पे म्यूचुअल मिस्टेक है, तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया है उन्होंने, वॉइड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यूनिलैटरल है, यूनिलैटरल में क्या हो जाता है बच्चे, सिंगल के। अब मैं आपको क्या करूंगी, व्हाट्सएप पे एक मिस्टेक का पूरा एक आंसर बना के, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक, मिस्टेक क्या है, मिस्टेक पूरा आंसर बना के आज आपको एक भेज दूंगी। तो कुछ भी होगा तो सिर्फ उस पूरे आंसर को आपको याद रखना इंस्टेड ऑफ दिस, और उसमें एक एग्जाम्पल कोट कर दूंगी फॉर ईच मैटर। तो एक शॉर्ट आंसर बना के दे दूंगी, तो तुम सिर्फ मिस्टेक में वो याद कर लेना, ठीक है।